नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोल रहा हूं। राहुल ट्रंप को बड़ा झटका, टैरिफ वॉर में पीएम मोदी के सपोर्ट में बिछ गया चीन। अब होगा क्या तगड़ा इलाज, आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। ट्रंप की नई धमकी पर मोदी का ऐसा करारा जवाब, खुला मैसेज दे दिया भाई कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मोदी का नया भारत नहीं झुकेगा। ट्रंप से इंडिया फर्स्ट के लिए भिड़ते पीएम मोदी के खिलाफ राहुल अखिलेश ओवैसी ने क्या गजब कह दिया भाई। पुतिन से मिलने रूस गए अजीत डोवाल की मीटिंग पर वो ऐलान जो डोनाल्ड ट्रंप को कर देगा और परेशान, आज उसके बारे में भी बताऊंगा। इधर भारत चीन रूस की तिकड़ी बनने को तैयार, उधर यूएस ने भिखारी पाकिस्तान के मुनीर को फिर क्यों बुलाया है, आज आपको यह भी बताऊंगा। अगला चैप्टर और जरूरी है। भयंकर एक्सपोज हुए राहुल गांधी। वोटर लिस्ट वाला एटम बम चुनाव आयोग की जगह खुद पे ही फोड़ लिया क्या। राहुल के 6 महीने की रिसर्च में इतने छेद निकले कि पूरा नैरेटिव 6 मिनट भी नहीं टिका। ऐसा क्या हुआ? चुनाव आयोग को एक्सपोज करने चले राहुल गांधी को कौन सा चैलेंज मिल गया कि वो कट लिए। एक दिन 6 एनकाउंटर, सीन से गायब चलते सीएम योगी का वो कमबैक कि यूपी में हड़कंप मच गया। सनातन विरोधियों को सीएम योगी ने क्या कहकर भयंकर हड़का दिया है भाई, आज आपको यह भी दिखाऊंगा। क्या पेट्रोल पंप पर मिल रहा नया तेल आपकी गाड़ी का माइलेज और उम्र दोनों घटा रहा है? सच क्या है, आज इसका चैप्टर भी खोलूंगा। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। उत्तराखंड के धराली में आई तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। धराली में आईटीबीपी, सेना, एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव काम में जुटी हैं, जबकि बीआरओ की टीमें धराली तक जाने वाली सड़कों की मरम्मत में जुटी हैं। आईटीबीपी ने गंगोत्री से 307 श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। वहीं सीएम धामी लगातार अधिकारियों के साथ बैठक करके धराली में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में सीआरपीएफ जवानों की बंकर गाड़ी 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 3 जवानों की मौत हो गई, जबकि 15 अन्य घायल हो गए, जिनमें 5 जवानों की हालत गंभीर है। गाड़ी में कुल 23 जवान सवार थे, जो बसंतगढ़ में ऑपरेशन खत्म होने के बाद बटालियन कैंप वापस लौट रहे थे। तभी सुबह करीब 10:30 बजे कंडवा के पास वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। कैश कांड में फंसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर महाभियोग की कार्रवाई रोकने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें जस्टिस वर्मा ने महाभियोग की सिफारिश और जांच कमेटी की रिपोर्ट को रद्द करने की अपील की थी। संसद के दोनों सदनों में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा चुका है। सरकारी स्कूल में पीडीए पाठशाला चलाने पर समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं पर वाराणसी में एफआईआर दर्ज हुई है। यह एफआईआर शिक्षा विभाग ने करवाई, जिसमें बच्चों का राजनीतिक लाभ लेने के लाभ के लिए दुरुपयोग करने और विभाग की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया गया है। केस दर्ज होने के बाद सपा नेता पूजा शुक्ला ने कहा कि सरकार भले ही जितने मुकदमे लिख दे, लेकिन पीडीए की पाठशाला इसी तरह जारी रहेगी। पंजाबी सिंगर हनी सिंह और करण औजला की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पंजाब महिला आयोग ने दोनों सिंगर्स के गानों में महिलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों पर ऐतराज जताया है। महिला आयोग ने पंजाब के डीजीपी को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की है और दोनों सिंगर्स को 11 अगस्त को पेश होने का आदेश दिया है। पटना में एसटीईटी अभ्यर्थियों ने आज सीएम हाउस घेराव की कोशिश की। हजारों की संख्या में पहुंचे छात्रों ने जब बैरिकेडिंग तोड़ दी तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रदर्शनकारी छात्र टीआरई 4 से पहले एसटीईटी की परीक्षा करवाने की मांग कर रहे थे। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला का पहला चैप्टर। राहुल गांधी और डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, टैरिफ वॉर में पीएम मोदी के सपोर्ट में बिछ गया चीन। अब होगा तगड़ा इलाज क्या। ट्रंप की नई धमकी पर मोदी का ऐसा करारा जवाब, खुला मैसेज दे दिया, जो होगा देखा जाएगा। ट्रंप से इंडिया फर्स्ट के लिए भिड़ते पीएम मोदी के खिलाफ राहुल अखिलेश ओवैसी ने क्या गजब कह दिया। रूस गए अजीत डोवाल की पुतिन से मीटिंग में वो ऐलान जो ट्रंप को कर देगा और परेशान। इधर भारत चीन रूस की तिकड़ी बनने को तैयार, उधर यूएस ने भिखारी पाकिस्तान के मुनीर को फिर क्यों बुलाया है। सबसे पहले इन खबरों का चैप्टर खोल रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप और राहुल गांधी, इन दोनों के साथ आज एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, हालात बदल गए टाइप वाला मामला हो गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इन दोनों को एक साथ ऐसा बड़ा झटका दे दिया जो ट्रंप और राहुल ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ट्रंप के साथ टैरिफ वॉर में राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी कमजोर हैं, अरे नरेंद्र मोदी अपने दोस्त ट्रंप को जवाब नहीं दे पा रहे,
मतलब, और भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बता के ट्रंप के साइड ही खड़े दिखे और नरेंद्र मोदी को ही अटैक कर रहे हैं। लेकिन आप ये गजब की बात देखिए कि टैरिफ वॉर में जिससे उम्मीद नहीं थी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में बिछ गया, भारत के सपोर्ट में बिछ गया। राहुल गांधी तो नरेंद्र मोदी के साथ नहीं खड़े दिखे, लेकिन चीन जो हमारा विरोधी हुआ करता है, वो ऐसे ऐसे बयान भारत के पक्ष में दे रहा है जिसे आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे बॉस, कि जिस चीन के लिए राहुल गांधी कहते थे कि भाई चीन तो नरेंद्र मोदी का लोड नहीं ले रहा, भारत का लोड नहीं ले रहा, जिसके चक्कर में उनको एस जयशंकर ने चाइना गुरु कह दिया था, राहुल गांधी का नया नाम रख दिया था, वही चाइना भारत के लिए बिछ गया है, ट्रंप से भिड़ रहा है। जिस वक्त हमारे यहां इंडी गठबंधन और विपक्ष को देश के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो मोदी पर अटैक कर रहे हैं और चीन जैसा देश हमारे पक्ष में बोल रहा है। ट्रंप की धमकी पर भारत के लिए चीन ने ऐसा करारा जवाब दिया जिसे सुनकर आप भी गदगद हो जाएंगे। उधर चीन ने ट्रंप को हड़का दिया तो इधर नरेंद्र मोदी ने आज ताल ठोक दी। ट्रंप को खुला मैसेज दे दिया कि लगा लो, जाओ लगाओ, जितना टैरिफ लगाना है, भारत भी तैयार बैठा है। और नरेंद्र मोदी किसके लिए ट्रंप से भिड़ गए हैं, वो भी आज आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप समझकर बैठे थे कि भारत फ्लावर है। मैंने आपको पाठशाला में कहा था, ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है, ये फ्लावर नहीं बॉस, फायर है। ट्रंप ने सोचा था दोगुना टैरिफ करके भारत को दबाने का प्रयास करूंगा, कामयाब हो जाऊंगा। नरेंद्र मोदी ने खुद सामने आकर ट्रंप को ठोक दिया। आज नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो ट्रंप को चुभेगा बहुत, क्योंकि ट्रंप है तो बहुत अकड़ू आदमी, बहुत घमंडी, खुद पर और अमेरिका की ताकत पर उनको बहुत घमंड है। लेकिन अगर अमेरिका ताकतवर है तो भारत कम है क्या? नरेंद्र मोदी न कभी झुके थे न झुकेंगे, भारत न कभी झुका था न झुकेगा। उल्टे पीएम मोदी ने वो गेम सेट कर दिया जिसमें भारत से भिड़ते डोनाल्ड ट्रंप की भयंकर फजीहत होने वाली। चीन एक तरफ, रूस दूसरी तरफ, और नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश नीति को फुल एक्टिवेट कर दिया है, जिससे ट्रंप भी पैनिक में आ जाएंगे। क्योंकि आप देखिए कि खुद एनएसए अजीत डोभाल रूस गए और रूस में एनएसए डोभाल ने बताया कि अब राष्ट्रपति पुतिन के भारत आने की डेट लगभग फाइनल हो गई है। अब एनएसए का रूस में बैठ के यह ऐलान करना कि पुतिन भारत आएंगे, इसकी टाइमिंग को समझिए, इसके मैसेज को समझिए, आगे बताऊंगा। ट्रंप की धमकियों के बीच पुतिन का भारत आना बड़ी बात है। 4 साल के बाद पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं और चाहते तो इसका ऐलान विदेश मंत्रालय कर सकता था, लेकिन एनएसए अजीत डोभाल का रूस में बैठकर यह ऐलान करना कि पुतिन भारत आएंगे, यह सीधे सीधे ट्रंप को करारा जवाब है कि हेलो, लिमिट में रहो, हमारा दोस्त है, हम नहीं छोड़ेंगे। पीएम मोदी ने ट्रंप को अपनी कूटनीति का एक और ट्रेलर दिखा दिया। ट्रंप भी समझ गए कि पीएम मोदी को झुकाना आसान नहीं है, लेकिन ट्रंप भी लगे हुए हैं। ट्रंप ने भारत पर और नए प्रतिबंध लगाने की फिर धमकी दी। ट्रंप ने अचानक से भारत के दुश्मन नंबर 1 असीम मुनीर को फिर से अमेरिका बुला लिया है। आज आपको यह भी बताऊंगा कि इधर जब भारत चीन रूस की तिकड़ी बनने को तैयार है, तो अमेरिका भिखारी पाकिस्तान के मुनीर को फिर क्यों बुला रहा है? भारत के लिए अमेरिका से भिड़ गए चीन ने ट्रंप को क्या सुना डाला कि ट्रंप के कान से धुआं निकलेगा? ट्रंप की नई धमकी पर मोदी ने ऐसा क्या करारा जवाब दिया जो खुला मैसेज है, जिसके बारे में ट्रंप ने भी नहीं सोचा होगा? यह सब बताता हूं, लेकिन पहले ट्रंप की तरफ से फैलाए गए इस रायते की एक झलक देखिए। You're going to see a lot more. You're going to see so much. मैं इसके लिए तैयार हूं। हम फॉरेन पॉलिसी पर पूरी तरह असफल रहे हैं। हम लोग उस दिशा में क्यों नहीं जा रहे हैं? हम लोग आत्मनिर्भर हो सके। We are very excited and delighted to learn about the visit President Putin to India. Doing it probably with a couple of others. One of them could be China. डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक नरेंद्र मोदी की दोस्ती देखी थी। अब जब ट्रंप दुश्मनी पर उतारू हैं, तो दुश्मनी भी नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी का नया भारत अच्छे से दिखा देगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से ट्रंप की धमकियों का करारा जवाब दिया, खुल्लम खुल्ला ट्रंप को सुना डाला कि होगे तुम ट्रंप, होगे तुम अमेरिका। मोदी इस देश के किसानों के लिए, एमएसएमई सेक्टर के मंझोले व्यापारियों के लिए ट्रंप से भिड़ने को तैयार है। और जिस तरह के गुस्से में पीएम मोदी ने यह बात कही, वो देखने और सुनने लायक है। आप भी सुनिए कि नरेंद्र मोदी ने किस तेवर से ट्रंप को तगड़ा जवाब दिया है।
हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। यानी मैसेज बिल्कुल क्लियर है, नरेंद्र मोदी झुकेंगे नहीं, भारत झुकेगा नहीं, चाहे कोई कितनी कीमत चुकानी पड़ जाए, चाहे पर्सनल नुकसान हो जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी देश का और देश के किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे। यह उन्होंने मंच से ट्रंप को सुना दिया। और नरेंद्र मोदी, आप सोचिए, इस देश के उन किसानों के लिए डोनाल्ड ट्रंप से, अमेरिका से लड़ रहे हैं, जिन किसानों में से कुछ किसानों ने कितने दिनों तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ आंदोलन चलाया, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन चलाया, वहां हाय हाय मोदी, मर जा मोदी के नारे लगे, लेकिन उन्हीं किसानों के लिए मोदी आज ट्रंप से भिड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के यही तेवर दुनिया को ट्रंप से भिड़ना और लड़ना सिखा रहे हैं। आप यह देखिए कि हमारे यहां लोग ट्रंप के मामले में नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं, उधर हमारा दुश्मन चीन हमारे लिए ट्रंप से भिड़ रहा है। नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में चीन ऐसा बिछ गया कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाने पर ट्रंप को खूब खरी खोटी सुना डाली। चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान दिया कि भारत पर रूसी तेल खरीदने की वजह से लगे टैरिफ का चीन विरोध करता है। भारत पर 50% टैरिफ लगाना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। चीन टैरिफ के दुरुपयोग का लगातार और स्पष्ट रूप से विरोध करता है। यानी चीन ने क्लियर कट कह दिया कि ट्रंप जिस तरह से टैरिफ लगा रहे हैं वो नियमों और कानूनों का उल्लंघन है, ऐसा चलेगा नहीं। और यह याद रखिएगा कि जब चीन पर इस तरह का टैरिफ ट्रंप ने लगाया था तो भारत इस तरह से चीन के सपोर्ट में नहीं गया था, लेकिन आज चीन भारत से ऐसी दोस्ती निभाने के लिए आतुर है कि वो खड़ा हो गया ट्रंप के सामने कि तुम गलत कर रहे हो भाई, ऐसा चलेगा नहीं। हैरानी तो इस बात की है कि भारत ने चीन से कोई सपोर्ट मांगा भी नहीं है। चीन ने खुद से ही ऐसा बयान दिया और खुद ही भारत के लिए ट्रंप से, अमेरिका से भिड़ गया। लेकिन चीन ने भारत को सपोर्ट किया तो ट्रंप चीन को भी धमकाने लगे। कल ही खबर आई थी कि मोदी चीन जाने वाले हैं। चीन और भारत को दोस्त बनता देखकर ट्रंप तड़प गए और चीन को धमकाने लगे कि भारत पर तो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया ही है, अब चीन का भी नंबर आएगा। सुनिए ट्रंप कैसे चीन को धमकाने पर आ गए। May happen. I mean, I don't know. I can't tell you yet, but we did it with India. We're doing it probably with a couple of others. One of them could be China. लेकिन ट्रंप की धमकियां खाली जा रही हैं। ना तो चीन लोड ले रहा है, ना भारत लोड ले रहा है। उधर से ट्रंप को तड़ातड़ जवाब मिल रहे हैं। हालांकि भारत और चीन ये जानते हैं कि दोनों के बीच टकराव भी बहुत हो रहे हैं, इसलिए भारत चीन का एकदम से दोस्ती कर लेना भी आसान नहीं। लेकिन चीन लगातार इसकी पहल कर रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि भारत, चीन और रूस अगर मिल गए तो ट्रंप का खेल जो है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए चीन भारत से दोस्ती बढ़ाने पर जोर दे रहा है और भारत के पक्ष में जबरदस्त तरीके से बोल रहा है। दिल्ली में चीन के दूतावास ने भी ट्रंप के टैरिफ को बेतुका बताया और भारत चीन सहयोग पर जोर दिया। चीनी दूतावास ने बयान दिया है कि भारत और चीन को टकराव की नहीं बल्कि सहयोग की जरूरत है। चीन भारत को एक दूसरे पर भरोसा बढ़ाना चाहिए। दोनों देशों को मतभेद संभाल कर सहयोग की राह पर चलना चाहिए। एशिया और दुनिया में शांति और स्थिरता के लिए भारत चीन साझेदारी बहुत अहम है। और ये सारी बातें भारत के बिना बोले, बिना कोई सपोर्ट मांगे चीन कर रहा है। भारत में चीन के राजदूत शी फेई होंग ने ट्रंप के टैरिफ को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, बुली को 1 इंच दो वो 1 मील ले लेगा। भाई, ट्रंप के खिलाफ चीन खुला खेल रहा है भारत की तरफ से। चीन से भारत को किस तरह से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है वो आप इस तरह से भी देखिए कि चीन के जो अखबार भारत के खिलाफ अंधाधुंध लिखते थे वो आज भारत की तारीफ कर रहे हैं, अमेरिका को लताड़ रहे हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए नहीं बल्कि अमेरिका की इच्छा के मुताबिक काम न करने की सजा मिल रही है।
अखबार ने लिखा है कि भारत अमेरिका का बेहतरीन दोस्त हो सकता था, लेकिन भारत ने ट्रंप का आदेश मानने से इनकार कर दिया। लेख में कहा गया कि हाल के सालों में भारत ने जियोपॉलिटिक्स में संतुलन बनाने की कोशिश की है। भारत ने ब्रिक्स और एससीओ जैसे संगठनों में शामिल होकर इन संगठनों की ताकत बढ़ाई है। भारत ने वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बड़ी सावधानी से नीतियां बनाई हैं जो बिल्कुल उचित हैं। भाई, चाइना का सरकारी अखबार जो भारत के खिलाफ लिखता था वो भर भर के लिख रहा है कि ट्रंप इसलिए अलबलाए हुए हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी का नया भारत झुकने को तैयार नहीं है, ऑर्डर लेने को तैयार नहीं है। हम मुनीर थोड़ी हैं यार कि जाएंगे तुम्हारा ऑर्डर ले लेंगे। लेकिन आप सोचिए, चाइना मोदी और भारत की तारीफ कर रहा है कि मोदी झुकने को तैयार नहीं है अमेरिका के सामने, इसलिए यह सब हो रहा है। और अपने यहां राहुल गांधी क्या कहते हैं? नरेंद्र सरेंडर। वो कहते हैं मोदी की हिम्मत नहीं है कि ट्रंप से जो है वो उनका नाम ले लें। अरे बॉस, अगर यह हिम्मत नहीं है तो ट्रंप को इतनी धमकी, इतना टैरिफ, ये सब क्यों करना पड़ता अगर मोदी जो में हिम्मत नहीं होती और भारत में हिम्मत ना होती। भारत ने ट्रंप की धमकियों के सामने न झुककर दुनिया को जो मैसेज दिया, उससे दूसरे देश भी अब ट्रंप के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ब्रिक्स में शामिल ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने कहा है कि वो पीएम मोदी, शी जिनपिंग और ब्रिक्स देशों के बाकी लीडर्स के साथ मिलकर ट्रंप की टैरिफ नीतियों पर बात करेंगे। लूला डी सिल्वा ने कहा कि ट्रंप की टैरिफ नीतियों के खिलाफ ब्रिक्स देश एक सख्त ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करने पर विचार करेंगे। दरअसल भारत के साथ ही ट्रंप ने ब्राजील पर भी 50% टैरिफ थोप दिया है और ट्रंप चेतावनी दे चुके हैं कि ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों का समर्थन करने वाले देशों पर भी वो 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे। पीएम मोदी जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सेट कर रहे हैं, उससे अमेरिका में बैठे नेता और अमेरिका के सहयोगियों को लग रहा है कि ये तो पूरा खेल पलट जाएगा बॉस। ट्रंप तो भारत और चीन जैसे दुश्मनों को एक कर देंगे और अमेरिका को सबका दुश्मन बना देंगे। इसलिए ट्रंप की टैरिफ धमकियों के खिलाफ अब अमेरिका में ही आवाज और तेज हो रही है। उनके दोस्त बोल रहे हैं। पहले ट्रंप की पार्टी के नेता उनको आगाह कर रहे थे कि क्या कर रहे हो भाई, भारत से रिश्ता मत बिगाड़ो। अब नेटो से जुड़े लोग कह रहे हैं कि भाई ये आदमी क्या कर रहा है, कौन भिड़ता है भारत से, जिसकी इकोनॉमी दुनिया में रॉकेट बनी हुई है। यह बात सबको पता है कि भारत को धमकी देने का मतलब है अपना नुकसान करना। आज की डेट में ट्रंप अपना भी नुकसान कर रहे हैं, अपने दोस्तों का भी नुकसान कर रहे हैं। दुनिया जानती है कि भारत नहीं झुकेगा। ट्रंप रूस से तेल न खरीदने को कह रहे हैं, लेकिन यहां तो भारत और रूस की ऐसी डील हो रही है कि ट्रंप के और होश उड़ेंगे। जिस वक्त पीएम मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल को रूस भेजा है, उसी वक्त ये खबरें आ रही हैं कि भारत और रूस की बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं। भारत ने रूस के साथ इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन के लिए एक बड़ा समझौता किया है। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने बताया है कि अब भारत और रूस रेयर अर्थ मटेरियल्स और क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग करेंगे। ये वही धातुएं हैं जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मोबाइल फोन्स और हाईटेक डिवाइसेस में लगती हैं। भारत और रूस के बीच एरोस्पेस टेक्नोलॉजी की भी डील हुई है, जिसमें दोनों देश मिलकर छोटे एयरक्राफ्ट इंजन और विंड टनल फैसिलिटी तैयार करेंगे। इसके अलावा अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन को लेकर भी डील हुई है, जिससे कोयले से ऊर्जा निकाली जाती है। फर्टिलाइजर, रेलवे ट्रांसपोर्ट और माइनिंग मशीनरी के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी दोनों देशों में सहमति बनी है। यानी ट्रंप सोच रहे थे कि वो भारत और रूस की दोस्ती तोड़वा देंगे। भैया, ये दोस्ती फेविकॉल के जोड़ से भी ज्यादा जोड़ से जुड़ी हुई है और वहां तो और डील पे डील हो रही है। तो भाई ट्रंप को झटका लगा है। ट्रंप को एक और झटका तब लगेगा जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे। मॉस्को पहुंचे एनएसए अजीत डोभाल ने इसकी जानकारी दे दी कि पुतिन जल्दी ही भारत का दौरा करेंगे। कहा जा रहा है कि पुतिन इसी महीने के आखिर में भारत आ सकते हैं। एनएसए डोभाल ने भारत और रूस के संबंधों के बारे में जो कहा, उसमें ट्रंप के लिए बड़ा मैसेज छिपा है। एक बार सुनिए अजीत डोभाल ने रूस में बैठकर ट्रंप के पैरों तले कैसे जमीन खींची। We have got a very special relationship, a long relationship, and we highly value our strategic partnership. We have had high-level engagements, and these high-level engagements have contributed very substantially. We are very excited and delighted to learn about the visit of His Excellency the President of Russia, President Putin, to India. I think that the dates are almost finalized now. The more important thing is this, that is, these summit meetings have always been the watershed points. अब आप देखिए कि पुतिन के भारत आने का ऐलान करना, वो भी उस वक्त जब ट्रंप धमकी पे धमकी दे रहे हैं
वो चाह रहे हैं कि पुतिन से, रूस से दूर हो जाए भारत। ये ट्रंप के लिए ही तो बड़ा मैसेज है ना बॉस, कि भारत ना तो रूस से दोस्ती तोड़ेगा ना देश हित से समझौता करेगा। क्योंकि भाई ये ऐलान अभी करने की क्या जरूरत थी, बाद में भी हो जाता ऐलान कि पुतिन आएंगे, विदेश मंत्रालय ऐलान कर देता। अजीत डोवाल का ये ऐलान करना, उस ऐलान का वीडियो बाहर आना, सीधे सीधे ट्रंप को मैसेज है कि भाई अगर तुम बांह मड़ोड़ने का प्रयास करोगे तो हम पलट के तुम्हारा बांह भी मड़ोड़ेंगे और पीछे नीचे एक पैर से टुन्नी मार के गिरा भी देंगे। पीएम मोदी ने आज भारत के किसानों की बात खुलकर कर दी। किसानों की बात करके पीएम मोदी ने साफ कह दिया कि चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, किसानों का नुकसान नरेंद्र मोदी नहीं होने देंगे। अब आप याद कीजिए, कुछ लोग जो किसान आंदोलन के नाम पर पीएम मोदी के खिलाफ एजेंडा चला रहे थे, कैसी कैसी बातें कर रहे थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, मरने मारने की बातें हो रही थी। उन लोगों के लिए, उन किसानों के लिए पीएम मोदी आज डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिका से भिड़ रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि मेरा व्यक्तिगत नुकसान हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं किसानों का नुकसान नहीं होने दूंगा। क्योंकि ट्रंप का पूरा खेल ही यही है कि वो अमेरिका की कंपनियों को भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में घुसा दे और भारत के किसानों का हक छीनकर अमेरिका की कंपनियों को दे दे। लेकिन किसान, पशुपालक और मछुआरे, ये 3 कैटेगरी हैं जिनके हितों को बचाने के लिए पीएम मोदी पूरा जोर लगा रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि इन तीनों ही सेक्टर में भारत अपनी मार्केट अमेरिका के प्रोडक्ट्स के लिए खोल दे। लेकिन अगर ऐसा किया तो भारतीय किसानों, डेयरी प्रोडक्ट्स बेचने वालों या मछुआरों को बहुत नुकसान हो जाएगा। जैसे आप किसानों का उदाहरण देखिए, अमेरिका चाहता है कि भारत डेयरी और पोल्ट्री से जुड़े सामानों के लिए अपना मार्केट खोल दे। इसके अलावा मक्का, सोयाबीन, चावल, गेहूं, एथेनॉल, रसीले फल, बादाम, सेब, अंगूर, चॉकलेट, कुकीज और फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज जैसी चीजें भी अमेरिका बिना टैक्स के बेच ले। भारत अमेरिकी सेब और ड्राई फ्रूट के लिए तो बाजार खोलने को तैयार है, लेकिन मक्का, सोयाबीन, गेहूं और डेयरी प्रोडक्ट के लिए ऐसा करने को कतई तैयार नहीं। जैसे अमेरिका में कई एकड़ में खेत फैले हैं जहां मक्का और सोयाबीन की खेती होती है। अमेरिकी सरकार अपने किसानों को भारी सब्सिडी देती है, जिससे फसलें बहुत सस्ती हो जाती हैं। कुछ मामलों में अमेरिकी सब्सिडी किसान की लागत से भी 100% तक है, यानी अमेरिकी सरकार खुद सारा खर्च उठा लेती है कि तुम उगाओ, मैं पैसा देता हूं। अब अमेरिका में इतनी उपज हो रही है, तो इसे बेचने के लिए उसे बड़ी मार्केट चाहिए। ट्रंप को बड़ा मार्केट कहां दिख रहा है? भारत में। तो वो चाहते हैं कि वो अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भारत में डंप कर दें। लेकिन अगर अमेरिका का सस्ता एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भारत में बिकेगा तो भारतीय किसानों के लिए क्या बचेगा? इसलिए मोदी जो है वो खूंटा गाड़ के बैठ गए कि नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये करने दूंगा। और ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, 50%, 25% ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। मोदी कह रहे हैं तुम जो करो भाई, मेरे से दोस्ती तोड़ लो, लेकिन मैं भारत के किसानों का ये नुकसान नहीं होने दूंगा। भारत और अमेरिका की ट्रेड डील में एक मुद्दा जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम फूड को लेकर भी है। भारत अमेरिका से जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के आयात को लेकर सख्त रुख अपना रहा है। भारत में जीएम फसलों को हेल्थ और पर्यावरण के लिए खराब माना जाता है। इसके अलावा भारत सरकार का मानना है कि जीएम फसलों के आयात से भारतीय किसानों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसके अलावा ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भी भारत अपना मार्केट खोल दे। लेकिन भारत के डेयरी उद्योग में छोटे छोटे करोड़ों किसान अपनी आजीविका चला रहे हैं। वो अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट के आगे कैसे टिकेंगे भाई? फिर एक दिक्कत धार्मिक कारण भी है। अमेरिकी डेयरी फार्मों में गायों को बूचड़ खानों से निकाले गए जानवरों का चारा खिलाया जाता है। भारत में यह धार्मिक नजरिए से स्वीकार नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर पीएम मोदी भारत के किसानों के हितों को बचाने के लिए चट्टान की तरह खड़े हो गए और भारतीय किसान भी पीएम मोदी पर भरोसा जता रहे हैं कि वो किसानों के हितों पर आंच नहीं आने देंगे। सुनिए किसान क्या कह रहे हैं नरेंद्र मोदी के इस फैसले पर। अमेरिका चाहे कितना भी तो ट्रैफिक बढ़ा ले, कितना भी कुछ कर ले, जब तक नरेंद्र मोदी जी है राजस्थान में, पूरे भारत में, जब तक हमारे को कोई डरने की जरूरत नहीं है। भारतीय किसान संघ का मानना है कि राष्ट्र हित की चौखट पर किसान हित, यदि देश का हित होगा तो किसानों का हित होगा। इसलिए हम सरकार के इस निर्णय के साथ खड़े हैं। अमेरिका ये टैरिफ लगाने का अगर बात है, ये गलत बात है। मोदी जी को ना झुकने देंगे ना टूटने देंगे। हम लोग दिन रात सारा किसान मोदी जी के साथ हैं। विदेशी लोग, विदेशी ताकत लोग यहाँ का अर्थव्यवस्था को, किसान को समझा है और उसमें हमला करना चाहता है, उसमें कब्जा करना चाहता है। इसको मोदी जी समझ रहे हैं, देश समझ रहा है, किसान समझ रहा है। यानी देश का किसान भी समझ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी दोस्ती को ताक पर रख दिया है, देश हित के लिए, किसान हित के लिए।
ट्रंप टैरिफ वाला गेम दुनिया के अलग अलग देशों के साथ खेल रहे हैं। इसमें कई देश ऐसे हैं जो ट्रंप के सामने सरेंडर कर चुके हैं। कोई ट्रंप को हथियार खरीदने की डील देकर मना रहा है, कोई जीरो टैरिफ का ऑर्डर दे रहा है, कोई तेल के भंडार दिखाकर डिस्काउंट लेने में लगा है। लेकिन भारत अमेरिका के आगे डटा हुआ है। ट्रंप ने भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ ठोक दिया है, फिर भी पीएम मोदी टस से मस नहीं हुए। जब ट्रंप को समझ आ गया कि भाई 50% वाली धमकी भी बेअसर गई, तो वो अब भारत पर नए प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहे हैं। एक बार ट्रंप को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि जब मोदी ट्रंप से, अमेरिका से यूं भिड़ रहे हैं देश हित में, राहुल गांधी, ओवैसी जैसे लोग क्या कह रहे हैं। Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional It's sanctions? only been 8 hours, so let's see what happens over the next. More secondary sanctions you're going to see a lot very more. soon. So this is a taste of You're what's going to to see a come. lot more. You're Mr. going to see so President, much you were the secondary sanctions. Yes, ma'am. Sorry. डोनाल्ड ट्रंप को यह समझना होगा कि जियो पॉलिटिक्स में नवाबी झाड़ने से काम नहीं चलता। वो ये सब कर सकते हैं, ये टीवी के सामने तमाशा करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इतना ही उनको भारत को सबक सिखाने का शौक था, तो जो 50% टैरिफ लगाए उसमें 25% 27 अगस्त से काहे लगा रहे हैं? अभी से लगा देते। उसमें से कई मेजर प्रोडक्ट्स को बाहर क्यों रखा हुआ है? यह सब टीवी पे दिखाने से काम नहीं चलेगा। हालांकि ट्रंप रुकने के मूड में नहीं है, टैरिफ लगा रहे हैं, अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बातें कर रहे हैं, फिर और प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप की इन धमकियों को लेकर इंडी गठबंधन खूब माहौल बना रहा है। ट्रंप ने तो बहुत बड़ा कांड कर दिया, भारत की इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ेगा। ट्रंप की धमकियों के बहाने विपक्ष के नेता पीएम मोदी को घेरने के लिए एकदम कूद के आ गए। राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप इकोनॉमिक ब्लैकमेल कर रहे हैं, एक अनफेयर डील करने के लिए भारत को धमका रहे हैं। पीएम मोदी को अपनी कमजोरी छोड़कर भारतीय हितों को बचाना चाहिए। इसी तरह असदुद्दीन ओवैसी भी फायर हो गए। ओवैसी ने कहा कि भारतीय एक्सपोर्ट को नुकसान होगा, सप्लाई चेन टूट जाएगी, एफडीआई प्रभावित होगा, जॉब्स चली जाएंगी। पीएम मोदी परवाह क्यों करें? ओवैसी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी अपने अरबपति दोस्तों के खजाने भरने के लिए भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को दांव पे लगा रहे हैं। आप सुनिए विपक्ष के नेता कैसे कैसे बयान दे रहे हैं इस वक्त में भी नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए। भारतीय जनता पार्टी को ये बात 10 साल पहले सोचना था कि हमें अपने किसानों के हित के लिए, खेती बाड़ी के लिए, दूध और दूध के बने हुए तमाम पदार्थों को लेकर के हमें हमेशा चिंतित रहना चाहिए और प्राथमिकता पर हमें अपने हर सेक्टर का ध्यान रखना है। जो लोग ये दावा करते थे कि दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ते हैं, कोई देश ऐसा नहीं छूटा होगा जहां पर भारत को सम्मान न मिला हो, उसके बाद आज ये कहना पड़ रहा हो सरकार को, तो ये बड़े दुखद है, क्योंकि हम फॉरेन पॉलिसी पर पूरी तरह असफल रहे हैं। बोलते रहेंगे क्योंकि हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं जा रहा है। हमारी तरफ से हमारे प्रधानमंत्री को कड़ा जवाब देना चाहिए। हमारे यहाँ तो सब कुछ है, हमारे यहाँ तो प्रकृति का आशीर्वाद है। इतना सब कुछ होने के बावजूद हम लोग उस दिशा में क्यों नहीं जा रहे हैं जिस दिशा के अंदर हम लोग आत्मनिर्भर हो सकें। ये वो लोग बोल रहे हैं, कांग्रेस के सांसद, जिनकी पार्टी ने इस देश में ऑलमोस्ट 60 साल राज किया है। तो 60 साल में इतना आत्मनिर्भर बनाना देते बॉस कि ये सब सुनना ना पड़ता। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 10 साल पहले किसानों के बारे में सोचना चाहिए था। अरे भैया, 10 साल पहले जब ट्रंप ने टैरिफ नहीं लगाया तभी उनसे भिड़ जाते क्या? कैसी कैसी बात कर रहे हैं? कड़ा जवाब नहीं दे रहे हैं। अरे कड़ा जवाब नहीं दे रहे हैं तो ट्रंप पैर क्यों पटक रहा है? इन लोगों का बस चले ना बॉस, तो कुछ दिन में ये भी बोल दें कि नरेंद्र मोदी जाके फैट क्यों नहीं मार देते, फैटम फैटी कर लें ट्रंप से। ये कुछ भी बोल सकते हैं बॉस ये लोग। इनको खाली मोदी को घेरना है। इस राजनीति के बीच ट्रंप ने भारत पर जो टैरिफ लगाया है वो आज से लागू हो गया, 25% वाला। ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ भी लगाया है, लेकिन यह अतिरिक्त टैरिफ 21 दिन बाद यानी 27 अगस्त से पहले नहीं लगेगा। इस बीच भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत से आने वाली हर सामान पर टैरिफ लगेगा। ट्रंप ने अभी कुछ कैटेगरी के सामान को टैरिफ की लिस्ट से बाहर रखा है। ये वो चीजें हैं जो अमेरिका के लिए जरूरी हैं, जिनके दाम बढ़ने से मुश्किल हो जाएगी, जैसे फार्मास्यूटिकल्स, स्मार्टफोन, सेमीकंडक्टर्स, एनर्जी प्रोडक्ट्स। अमेरिका को किए जा रहे कुल एक्सपोर्ट का करीब 50% सामान तो टैरिफ से बाहर है। तो भैया 25% टैरिफ लगाए, उसमें से आधा सामान पहले ही बाहर रख लिए जिसकी बहुत जरूरत है। तो भैया टीवी पे ये नौटंकी थोड़ी चलेगी क्या? 25, 50, 75, 100, अरे कर दो, चला लो अपने यहां का बाइट, यहां भी लोग खुश हो जाएंगे।
और ट्रंप को भी पता है कि वो भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हमने आपको कल ही बताया था कि भारत पर टैरिफ लगाकर ट्रंप खुद फंस जाएंगे, क्योंकि अमेरिका में दवाइयां, इलाज सब महंगा हो जाएगा। इसलिए ट्रंप ने फार्मास्यूटिकल्स को लिस्ट से बाहर रखा है। इतना धमकाने का शौक था तो रखते ना उसको दवाइयों को अंदर। इधर ट्रंप भारत पर टैरिफ ठोकने की बात कर रहे हैं, उधर अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप के 50% टैरिफ लगाने का कोई लॉजिक नहीं है। विदेश मंत्रालय ने इकोनॉमिक रिलेशन से जुड़े सचिव दामू रवि का कहना है कि ये एक तरफा फैसला है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई लॉजिक है। दामू रवि ने कहा कि ये एक फेज है, बातचीत अभी चल रही है, हमें भरोसा है कि कोई ना कोई समाधान निकल आएगा जिससे दोनों देशों का फायदा होगा। टैरिफ का भारतीय इंडस्ट्रीज पर हानिकारक असर नहीं पड़ेगा, इससे भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा नहीं जाएगी। दामू रवि ने कहा कि अगर अमेरिका में एक्सपोर्ट करना मुश्किल होगा तो जाहिर है कि भारत दूसरे मार्केट तलाश लेगा। कुछ लोग ट्रंप के टैरिफ लगाए जाने को लेकर यह भी कह रहे हैं कि ट्रंप ने तो भारत पर ज्यादा टैरिफ लगा दिया, जबकि अमेरिकी मार्केट में भारत के कॉम्पिटिटर्स जैसे बांग्लादेश, वियतनाम पर कम टैरिफ लगाया है। इससे तो भारत को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन यह बात भी समझने वाली है कि भारत की इकोनॉमी सिर्फ अमेरिका के एक्सपोर्ट पर नहीं टिकी है, लेकिन वियतनाम की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा अमेरिका को किए जाने वाले एक्सपोर्ट पर टिका है। इसलिए वियतनाम के लिए तो करो या मरो वाली स्थिति है। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत की जीडीपी का एक बहुत छोटा हिस्सा अमेरिका को किए जा रहे एक्सपोर्ट पर निर्भर है, जबकि दूसरे देशों की जीडीपी का बड़ा हिस्सा अमेरिका को किए जाने वाले एक्सपोर्ट पर निर्भर है। इसलिए वो ज्यादा अलबला गए थे। मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आप देखेंगे किस देश की जीडीपी का कितना हिस्सा अमेरिका के एक्सपोर्ट पर निर्भर है। एक्सपोर्ट टू यूएस, अमेरिका को जो एक्सपोर्ट हो रहा है। अब आप देखेंगे जीडीपी में हिस्सेदारी, मतलब जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका कितना जीडीपी में हिस्सा बैठता है। अगर आप उस देश की बात करें, उस देश की जीडीपी में, जैसे वियतनाम है, तो वियतनाम की जो जीडीपी है उसका 27% अमेरिका को एक्सपोर्ट पर निर्भर है। अगर आप देखेंगे मैक्सिको, यह भी 26.5% है, ऑलमोस्ट 27%। तो यह भी इसकी ऑलमोस्ट एक चौथाई जीडीपी जो है वो अमेरिका पर निर्भर है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे कनाडा का ऑलमोस्ट 20% जो है जीडीपी का हिस्सा वो अमेरिका को एक्सपोर्ट पर निर्भर है, क्योंकि पास के देश से पड़ोसी है। लेकिन अगर आप भारत को देखेंगे, भारत की जो जीडीपी है उसका 2% भी नहीं, 1.85% जीडीपी का हिस्सा अमेरिका को एक्सपोर्ट पर निर्भर है, मात्र 2%। तो अगर इसमें से आधी चीजें ऑलरेडी बाहर हैं, कुछ पे प्रभाव भी पड़ गया, तो भारत की जीडीपी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं, चुन्नू। और इसीलिए गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था पर 0.1% का असर पड़ेगा। आरबीआई ने कहा कि कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि ट्रंप ने भारत विरोधी जो स्टैंड अचानक से लिया है वो सब अपनी शर्तों पर ट्रेड डील करवाने की प्रेशर टैक्टिक्स है। ट्रंप का काम ही है दूसरे पर दबाव डालकर अपना काम निकाल लेना। ट्रंप को बुली इसलिए कहा जाता है। ट्रंप सिर्फ देशों को ही नहीं बल्कि कंपनियों को भी धमका रहे हैं। अब एप्पल के सीईओ टिम कुक पर ट्रंप की धमकियां काम कर गई हैं। टिम कुक ने ट्रंप को 24 कैरेट गोल्ड के बेस पर बना स्पेशल गिफ्ट दिया है। ट्रंप ने एप्पल को धमकी दी थी कि वो भारत में आईफोन ना बनाए, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए। टिम कुक का यह गिफ्ट ट्रंप के प्रेशर का जवाब है, क्योंकि इस गिफ्ट के साथ टिम कुक ने अमेरिका में एप्पल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 90 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश का ऐलान कर दिया। इसी डील को लेकर टिम कुक ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस गए थे, तो अपने साथ स्पेशल गिफ्ट लेकर पहुंचे। यह ग्लास डिस्क है जो 24 कैरेट गोल्ड के बेस पर लगी हुई है। डिस्क के बीच में एप्पल का लोगो है और ऊपर की तरफ ट्रंप का नाम खुदा है। साथ ही मेड इन यूएसए और साल 2025 लिखा है। तो ये गिफ्ट देखकर ट्रंप पिघल गए, बोले हाँ बहुत बढ़िया। अब उनको दिक्कत नहीं कि भारत में एप्पल कितने फैक्ट्री लगा रहा है। पाठशाला में ये बात आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ट्रंप लोड बनाने का ज्यादा प्रयास कर रहा है। भारत लोड ले नहीं रहा है, लेकिन ट्रंप ये नहीं समझ रहे कि कल को तो वो पलट जाएंगे, कहेंगे अच्छा ठीक है ये हो गया वो हो गया, मैं भारत पर टैरिफ कम करता हूं। लेकिन उनके इस तूफानी कांड के चक्कर में वो जिस तरह से भारत, रूस और चीन को करीब ले आ रहे हैं, उसको फिर से दूर करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। खैर कांड खाली ट्रंप थोड़ी कर रहे हैं, उसमें राहुल गांधी पीछे थोड़ी हैं। अगला चैप्टर उसी पर है। राहुल गांधी भयंकर एक्सपोज हो गए। वोटर लिस्ट वाला एटम बम चुनाव आयोग की जगह खुद पे फोड़ लिया भाई। क्या राहुल के 6 महीने की रिसर्च में इतने छेद कि पूरा नैरेटिव 6 मिनट भी नहीं टिका, ऐसा क्या हुआ? चुनाव आयोग को एक्सपोज करने चले राहुल गांधी को कौन सा चैलेंज मिल गया कि वो धीरे से कट लिए? आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। राहुल गांधी जब भी कहते हैं कि वो धमाका करने वाले हैं,
जिससे देश में भूचाल आ जाएगा, तो अक्सर इसका उल्टा ही होता है। पिछले कई दिनों से राहुल गांधी माहौल बना रहे थे कि वो चुनाव आयोग के खिलाफ एटम बम फोड़ने वाले हैं। ऐसा खुलासा करेंगे कि देश हैरान रह जाएगा। राहुल गांधी ने कहा था कि उनके पास चुनाव में धांधली के पक्के सबूत हैं। राहुल के बयानों से तगड़ा माहौल बन गया। लोग सोचने लगे पता नहीं क्या हाथ लग गया राहुल गांधी के भाई। कयास लगाए जाने लगे कि अब तो बॉस ये अब की तो कुछ बड़ा करेंगे। पिछला नहीं हुआ था, पिछला सुतली बम था जो फुस हो गया था, ये एटम बम बोले, इसमें कुछ होगा। लोग इंतजार करने लगे कि राहुल कब अपना एटम बम फोड़ते हैं। इतने दिनों से माहौल बनाने के बाद आज राहुल गांधी ने आखिरकार अपना सो कॉल्ड एटम बम फोड़ दिया। लेकिन यह एटम बम राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पे नहीं, खुद पे ही फोड़ लिया एक तरीके से। कैसे राहुल गांधी खुद एक्सपोज हो गए, आज आपको विस्तार से बताऊंगा। पहले देखिए राहुल गांधी ने जो एटम बम फोड़ने का दावा किया उसमें आरोप क्या लगाया। राहुल गांधी ने एक वोटर लिस्ट दिखाकर आरोप लगाया कि चुनाव में वोट की चोरी हो रही है। फर्जी वोटर के भरोसे बीजेपी चुनाव जीत रही, चुनाव आयोग धांधली करवा रहा है, और यह सब दिखाकर दावा किया कि यही कारण है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर नहीं बनती। यह सारी बातें करते हुए राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक का एग्जाम्पल दिया। राहुल गांधी ने माहौल तो पूरा बनाया, लेकिन जो रिसर्च करके वो आज आए उसकी पोल खुद ही खुल गई। राहुल ने ये सारे आरोप लगाए तो चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी को एक बड़ी चुनौती दे दी। बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा कि वोट की नहीं बल्कि राहुल के दिमाग की चोरी हो गई। चुनाव आयोग पर आरोप लगाते लगाते कैसे राहुल गांधी एसआईआर की जरूरत पर जोर डालते चले गए, इससे पूरे इंडी गठबंधन में भी हैरानी। ये सब आज आपको बताऊंगा, लेकिन पहले राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ा है बॉस, उसका ट्रेलर तो देखिए। And the reasons are multiple: Ladli Behna, Pulwama, now Sindhur. The BJP is the only party that basically does not suffer this idea of anti-incumbency. The opposition is going to come to power, and then you see what we do to you. उनका दिमाग चोरी हो गया है। बीजेपी वाले कह रहे हैं राहुल गांधी का दिमाग चोरी हो गया। राहुल गांधी कह रहे हैं चुनाव चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। और अब तक इनकी पूरी कहानी जो ईवीएम के इर्द गिर्द घूमती थी, ईवीएम भाई आजकल ईवीएम बीच पे लेटा हुआ है, छतरी लगा के धूप सेकता हुआ, और वो वोटर लिस्ट के मजे ले रहा है कि वोटर लिस्ट भाई अब तेरा नंबर आया है। पिछले 10 साल से ये लोग मेरे पीछे पड़े थे, अब मुझे छोड़ दिया, अब कह रहे हैं वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, तू मजे काटा। राहुल गांधी आए तो थे चुनाव आयोग के खिलाफ पीसी करने, प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन इस दौरान उनका दुख सामने आ गया। राहुल गांधी का सबसे बड़ा दुख है कि पीएम मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं होती, सत्ता विरोधी लहर क्यों नहीं बन पाती। पीएम मोदी लगातार जीत कैसे रहे, चाहे राज्यों की बात हो या फिर लोकसभा चुनाव की बात हो। राहुल गांधी को यही चिंता सताई जा रही कि बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर बन क्यों नहीं रही। एक बार सुनिए फिर बताता हूं क्यों नहीं बन रही। Anti-incumbency is something that hits every single party in every single democracy. But for some reason, the BJP is the only party in a democratic framework that basically does not suffer this idea of anti-incumbency. There is always a reason given for this lack of anti-incumbency, for this shift suddenly from these opinion polls, right? And the reasons are multiple: Ladli Behna, Pulwama, now Sindhur. So we saw this pattern, and then, of course, the most fundamental thing that elections are choreographed. एंटी इनकम्बेंसी की बात करके राहुल गांधी ने दावा किया कि एंटी इनकम्बेंसी तो सबके साथ होती है, मोदी के साथ नहीं होती, इसलिए कुछ तो खेल हो रहा है। और इसी में आरोप लगा दिया कि चुनाव आयोग वोट की चोरी करवा रहा है। लेकिन राहुल गांधी यह नहीं समझ पा रहे कि देश में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि जब सरकारें रिपीट हो रही। राहुल गांधी को शायद नहीं याद होगा, मैं उनको याद दिलाता हूं, या पता भी हो ना हो मुझे नहीं पता, जो भी हो, लेकिन मैं राहुल गांधी को याद दिलाता हूं। जैसे है केरल, 10 साल से लेफ्ट की सरकार है, तो क्या वहां पर लेफ्ट जो है वो वोटर लिस्ट में वोट चोरी कर रहा है क्या? वहां 10 साल से अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं बन रही है तो
अगर आप देखिए तमिलनाडु में अगर आप देखेंगे तो 2011 से 2021 ये भी हो गया 10 साल। यहां भी किसकी सरकार थी? AIADMK की। तो भाई 10 साल क्या AIADMK वहां पर वोटर लिस्ट में चोरी कर रही थी? इसी तरह से आप देखिए त्रिपुरा में 1993 से 2018 यानी कितने साल हो गए? अगर आप देखिएगा तो 25 साल किसकी सरकार थी वहां पर? लेफ्ट की सरकार थी। तो 25 साल क्या वहां पे लेफ्ट जो है वोट चोरी कर रहा था क्या? इसी तरह से अगर आप बंगाल में देखिएगा, बंगाल के अंदर 14 साल हो गए। 14 साल से किसकी सरकार है? टीएमसी की सरकार है। तो क्या ममता बनर्जी बंगाल में वोट चोरी करती हैं क्या? इसी तरह से असम में देखिए, असम में अगर आप देखिएगा 2001 से 2016 किसकी सरकार थी भाई? कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस असम में वोट चोरी करती थी क्या? भाई एंटी इनकम्बेंसी, आप अच्छा काम कर रहे हैं तो उस तरह से नहीं बनती है सत्ता विरोधी लहर। ऐसा लग रहा है कि पहली बार बीजेपी जो है वो ऐसा कुछ कर रही है कि सरकार में रिपीट हो गई और कोई हुआ ही नहीं है जीवन। और सबसे बड़ी बात, अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती तो 2024 के चुनाव में बीजेपी की सीटें कम क्यों हो गई थी? उस समय तो आप ही कह रहे थे, कांग्रेस ही कह रही थी कि देखो मोदी की हालत खराब कर दी। अब कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी इनकी बनती ही नहीं है। राहुल गांधी को दिक्कत सिर्फ बीजेपी और पीएम मोदी की जीत से, और उनको लगता है कि भाई मेरा तो जनाधार कम हो रहा है। पार्टी में भी लोग पूछते होंगे कि राहुल जी कब जिताएंगे, तो उनको तो साबित करना है कि मैं परफेक्ट हूं। गड़बड़ी किसमें है? ईवीएम में। ईवीएम वाला सेट नहीं हुआ तो आप वोटर लिस्ट लाएं। वो चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल के लॉजिक के हिसाब से तो बंगाल में भी ममता बनर्जी चुनाव आयोग से सांठगांठ करके 14 साल से सरकार चला रही है। फिर राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप चुनाव आयोग पर लगाए और जो तथाकथित सबूत आज दिखाए, जिसे वो सो कॉल्ड एटम बम कर रहे थे, उस पर वो खुद ही एक्सपोज हो गए। राहुल गांधी का दावा है कि उनकी टीम ने 6 महीनों की रिसर्च की, इसमें एक लोकसभा की, एक विधानसभा की सीट चुनी। 6 महीने रिसर्च किए, एक लोकसभा, एक विधानसभा की सीट चुने और कहा कि इसमें बड़े संख्या में फर्जी वोटर थे। एक बार राहुल गांधी को सुनिए, फिर दिखाता हूं इनके रिसर्च में कितना छेद है। Our internal polling told us that we were expected to win 16 seats in Karnataka, and we won 9. So we then focused on the 7 unexpected losses, and we chose 1 Lok Sabha, and out of that Lok Sabha, our team said we can only do 1 Vidhan Sabha. इनकी टीम ने कहा 7 सीटें लोकसभा की ऐसी थी जिनको लगता था जीतना चाहिए था, हार गए, तो 7 में से 1 चुने। और इनकी टीम ने कहा कि उस 7 लोकसभा में, उस 1 लोकसभा में जितनी विधानसभाएं, उसमें से भी 1 विधानसभा पे वो रिसर्च कर सकते हैं। पहली बात तो यह कि राहुल गांधी अपने आंतरिक सर्वे को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लेते हैं। पार्टियों के आंतरिक सर्वे अक्सर सही नहीं होते क्योंकि इसमें बढ़ा चढ़ाकर दावे किए जाते हैं। राहुल ने जिन सीटों का जिक्र किया और आरोप लगाया वो आपको बताता हूं। 2024 लोकसभा चुनाव में बेंगलुरु सेंट्रल सीट से बीजेपी को 32,707 वोट से जीत मिली। बीजेपी को 6,58,915 वोट मिले, कांग्रेस को 6,26,208 वोट मिले। इसी लोकसभा क्षेत्र में महादेवपुरा विधानसभा सीट है, यहां बीजेपी को 2,29,632 वोट मिले, कांग्रेस को 1,15,586 वोट मिले। दोनों के बीच 1,14,046 वोट का अंतर था। राहुल गांधी का आरोप है कि बीजेपी ने बेंगलुरु सेंट्रल सीट 32,707 वोट के अंतर से जीती थी, लेकिन महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की बढ़त 1,14,046 कैसे हो गई, यानी यहां वोटों की चोरी हो गई। अब राहुल गांधी बेंगलुरु सेंट्रल सीट का एग्जाम्पल देकर वोट चोरी होने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बॉस वो फंस गए क्योंकि कांग्रेस के साथ भी ऐसा हो चुका है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धुले लोकसभा सीट का उदाहरण आपको बताता हूं। धुले लोकसभा सीट के अंदर 6 विधानसभा सीटें आती हैं। 6 में से 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को बढ़त थी, लेकिन मालेगांव सेंट्रल सीट पर कांग्रेस को ऐसी बढ़त मिली कि कांग्रेस सीट जीत गई। मालेगांव सेंट्रल में कांग्रेस को 1,98,869 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 4,542 वोट मिले थे।
कांग्रेस को 1,94,327 वोट ज्यादा मिले थे। मालेगांव की वजह से ही धुले लोकसभा सीट कांग्रेस जीत गई। धुले लोकसभा सीट कांग्रेस 3,831 वोट से जीत गई थी। अब बताइए, अगर 1,90,000 प्लस वोट उस मालेगांव में नहीं मिला होता तो 3,831 वोट से बीजेपी हारती। लेकिन बीजेपी ने तो कभी नहीं कहा कि कांग्रेस ने वोट चुरा लिए वहां। हां, बीजेपी ने यह जरूर कहा कि वहां भयंकर मुसलमानों के वोट का पोलराइजेशन हुआ, जिसका फायदा कांग्रेस को हुआ। तो क्या राहुल गांधी अपने ही लॉजिक से अगर चलें तो उन्होंने धुले में धांधली करके चुनाव जीता था क्या? खैर, आप देखिए कि राहुल गांधी और उनकी टीम ने उदाहरण देने के लिए सीट भी क्या गजब चुनी। आज राहुल गांधी ने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट की बात की, लेकिन आप इस लोकसभा सीट की हिस्ट्री देख लीजिए। बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट कांग्रेस 2009 में हार रही, 2009 से हार रही है। 2009 में तो केंद्र में यूपीए की सरकार थी। तो क्या 2009 में जब हारे थे तो बीजेपी ने मनमोहन सिंह से सेटिंग करा के फिर चुनाव आयोग की सेटिंग करा के तब 2009 में सीट जीती थी क्या? इनके लॉजिक से चलें तो 2014 में भी यूपीए की सरकार थी, तब भी कांग्रेस ये सीट हारी थी। भाई 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए, उसके बाद ना आए नरेंद्र मोदी। उस चुनाव में भी बीजेपी जीती थी जब 2014 के चुनाव हुए थे। क्या राहुल गांधी ये कहना चाह रहे हैं कि यूपीए की सरकार में चुनाव आयोग के साथ बीजेपी ने गठजोड़ कर लिया था, जिससे कांग्रेस को हार मिल गई? राहुल गांधी ने जिस महादेवपुरा विधानसभा सीट का उदाहरण दिया वो बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के अंडर आती है। उसकी भी सच्चाई देखिए। महादेवपुरा विधानसभा सीट 2008 में बनी थी और तब से बीजेपी वहां जीत रही है। देश में ऐसी सैकड़ों विधानसभा और दर्जनों लोकसभाएं जहां एक ही नेता दशकों से जीतते आ रहे हैं। राहुल गांधी को सबसे पहले तो अपनी रिसर्च टीम को कोहनी मारनी चाहिए कि भाग बेइज्जत करा दिया। क्या लेके आया रे तुम लोग? एक लोकसभा, उसमें भी एक विधानसभा ढूंढ के निकाले और उसमें भी रिसर्च में इतना छेद। पता नहीं राहुल गांधी की टीम क्या सोचकर इन 2 सीटों को चुन रही। इस हिसाब से तो खुद गांधी परिवार दशकों से अमेठी और रायबरेली पे कब्जा जमाए बैठा है, तो क्या वहां साठगांठ करके जीत रहे हैं? राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए उस पर कर्नाटक चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। कर्नाटक चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से कहा कि आप जो आरोप लगा रहे हैं उसका एक शपथ पत्र साइन करके हमको सौंप दीजिए। भाई शपथ पत्र दीजिएगा तभी तो ऑथेंटिक होगा ना कि भाई आपने कागज पे साइन करके दिया कि हां चोरी हुई है। मैं दावा ठोक के कहता हूं चोरी हुई है। राहुल गांधी लिखते शपथ पत्र पे साइन करके देते चुनाव आयोग को। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अपने आरोप वापस लीजिए। राहुल गांधी धीरे से कट लिए, तैयार नहीं हुए साइन करने को। राहुल कह रहे हैं कि वो नेता हैं और जो कह रहे हैं उसी को शपथ मान लो। सुनिए राहुल गांधी को। I'm a politician. Okay? What I say to the people is my word. Right? I'm saying it publicly to everybody. Take it as an oath. This is their data, and we are displaying their data. This is not our data. This is Election Commission data. It's interestingly, they haven't denied the information. They haven't said what the voter lists that Rahul Gandhi is talking about are wrong. They're saying, will you do it under oath? Why don't you say they're wrong? तो राहुल गांधी कहीं भी कुछ भी बोल दें वो उनका शपथ है। तो फिर लोकसभा में भी सांसद की शपथ लेने जाते हैं, वो भी कहीं भी बैठ के बोल दीजिए, बोलिए कि मैंने बोल दिया, मैं नेता हूं, यही मेरा शपथ हो गया। राहुल गांधी शपथ पत्र देकर सबूत देने को तैयार नहीं, उल्टा चुनाव आयोग को धमकी दे रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिस दिन विपक्ष सत्ता में आएगा ना, उस दिन चुनाव आयोग के जो अधिकारी ये सब कर रहे हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो सीनियर हो या फिर जूनियर हो, सबका हिसाब किया जाएगा। पर पहले तो राहुल गांधी से कोई ये पूछे कि अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि मोदी इलेक्शन कमीशन को साथ में मिला के वोटों की चोरी करके जीत रहे हैं, तो आप सत्ता में आइएगा कैसे? तो फिर हिसाब कीजिएगा कैसे? लेकिन धमका रहे हैं। सुनिए राहुल गांधी। Now, the Election Commission has to give us that information, give the people of India that information. Because if they don't, there are going to be consequences. There are going to be consequences for every single polling officer who's doing this. Doesn't matter how senior you are, how junior you are. One day, the opposition is going to come to power, and then you see what we do to you. राहुल गांधी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात कर रहे हैं।
जैसे राहुल गांधी ने डुप्लीकेट वोटर की बात की, एक एड्रेस पर कई मतदाताओं की बात की, कई एड्रेस पर एक जैसे मतदाताओं की बात की, जिस एड्रेस पर वोटर है वहां वोटर का ना होना। राहुल ने ये सारी बातें कही, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वोटर लिस्ट में इन्हीं गड़बड़ियों को तो दूर करने के लिए बिहार में एसआईआर हो रहा है। लेकिन बिहार के एसआईआर का खुद राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, इंडी गठबंधन विरोध कर रहा है। भाई चुनाव आयोग यही तो कह रहा है कि यही सब तो गड़बड़ी है, डुप्लीकेट बना हुआ है, फर्जी बना हुआ, हम इसको क्लीन कर देते हैं। राहुल गांधी ने तो अपना एटम बम अपने पे फोड़ लिया और साबित कर दिया कि चुनाव आयोग सही कर रहा था। और जिसका भी आप दिखा रहे हैं कि मान लीजिए फर्जी बना हुआ, आपको यह कैसे पता कि उसने बीजेपी को ही वोट दिया? आप ये भी देखिए कि बिहार में हो रहे एसआईआर का राहुल, प्रियंका और तेजस्वी ने जमकर विरोध किया, लेकिन एसआईआर होने के बाद अभी तक किसी भी पार्टी ने चुनाव आयोग में अपनी शिकायत दर्ज नहीं कराई। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक कांग्रेस ने कोई शिकायत नहीं की, आरजेडी ने भी एसआईआर पर कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई है, 0 आपत्ति। एसआईआर के ड्राफ्ट रोल पर आपत्ति नहीं जतानी है, कोई शिकायत करनी नहीं है, ईवीएम कैसे हैक होता है बताना नहीं है, बस माहौल बनाना है, लोगों को डराना है कि आपका वोट काटा जा रहा है। ऐसे काम चलता है बॉस। और राहुल गांधी एक बात समझें, वो पूछ रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कैसे नहीं बन रही है। बॉस, जो थोड़ी बहुत बन भी रही है ना, वो इस वजह से खत्म हो जाती है। जब आपको लोग सुनते हैं ना कि आप भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बता रहे हैं, जिसका मन भी होता है ना कि आपको वोट करे, वो चला जाता है मोदी को वोट करे। जब आप कहते हैं कि भारत के कितने राफेल गिरे बताओ, तो जिसका मन भी होता है ना आपको वोट देने का, वो चला जाता है दूसरी तरफ। जब आप कहते हैं कि भाई पेगासस है, राफेल की डील में धोखा हुआ है, घोटाला हुआ है, और वो कोर्ट में जाके गलत निकलता है, तो जिसका मन भी होता है ना आपको वोट देने का, वो जाके मोदी को वोट दे आता है। कभी तो अंदर झांकिए बॉस, और कभी तो कांग्रेस झांके अपने अंदर। कांग्रेस पार्टी का इतना शानदार 60 साल राज करने का इतिहास रहा है। सिर्फ ये जो इस तरह का नैरेटिव चलता है, राहुल गांधी बोल देते हैं, बाकी कांग्रेसी उसको बचाने में लग जाते हैं उस नैरेटिव को, उसमें कांग्रेस पार्टी का कितना नुकसान हो रहा है ना मानिए, करते रहिए ऐसा। खैर, पाठशाला में अब अगला चैप्टर। एक दिन 6 एनकाउंटर, सीन से गायब चलते सीएम योगी का वो कमबैक, यूपी में हड़कंप मच गया। सनातन विरोधियों को सीएम योगी ने क्या कहकर भयंकर हड़का दिया, वो आपको दिखाता हूं। बहुत दिनों से सीएम योगी का यूपी में बड़ा एक्शन नहीं दिखा, तो लोगों को लगा कि योगी तो सीन से गायब हो गए बॉस। लेकिन सीएम योगी ने ऐसा कमबैक किया कि यूपी के अपराधियों में हड़कंप मच गया। यूपी में पिछले 24 घंटों में 6 बड़े एनकाउंटर हुए, जिसमें यूपी के 2 लखटकिया हिस्ट्री शीटर बदमाश ढेर हो गए, एक झारखंड का 4 लाख का इनामी बदमाश मारा गया, और नॉन स्टॉप चल रहे ऑपरेशन लंगड़ा में कई बड़े बदमाश लंगड़े हो गए। कैसे यूपी के अपराधी और बदमाश भयंकर खौफ में आ गए हैं, ये बताऊंगा। पहले यूपी में जबरदस्त एक्शन की एक झलक देखिए। एजेंडा उठाओ जल्दी आओ। सर गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई, ले आओ। तुमने पहले बोला था कि अगर लूटोगे, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे, तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। जो योगी ने और पुलिस ने वायदा करा था, योगी जी ने, पुलिस ने, वो वायदा उन्होंने निभाया हमारी सुरक्षा के लिए। जिन लोगों ने संबल के साथ पाप किया था, उनको उसके पाप की सजा मिली। आप देखिए यूपी में किस तरह अपराध और अपराधियों का सफाया हो रहा है। पूरब में प्रयागराज से लेकर पश्चिम में बुलंदशहर तक, और सीतापुर, झांसी से लेकर प्रतापगढ़, हमीरपुर तक शहर शहर अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है। और एनकाउंटर में या तो बदमाश मारे जा रहे हैं या फिर अपने पैरों पर खड़े होने लायक बच नहीं पा रहे। सबसे पहले बात सबसे बड़े एनकाउंटर की। सीतापुर में यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम ने मुठभेड़ में 1-1 लाख के 2 इनामी बदमाशों को ढेर कर दिया। मारे गए बदमाश शूटर थे और 5 महीने पहले हुए पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड में वांटेड थे। पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाशों के मूवमेंट की पुख्ता जानकारी मिली थी, जिसके बाद दोनों की घेराबंदी की गई। खुद को घिरता देख दोनों शूटर्स ने पुलिस पर फायरिंग की और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों गोली लगने से घायल हो गए। दोनों को अस्पताल भेजा गया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया।
एनकाउंटर स्पॉट पर शूटर्स के पास से पुलिस को हाईटेक वेपन्स मिले हैं, जिनमें एक कार्बाइन और एक पिस्टल शामिल है। इनके अलावा भी यूपी में पिछले 24 घंटे में कई एनकाउंटर हुए। हमीरपुर में पुलिस ने 8 साल की मासूम से रेप के मामले में फरार चल रहे आरोपी को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है। उसके पास से अवैध तमंचा भी बरामद किया गया। झांसी में शातिर अपराधी रवि उर्फ घोड़ा और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में बदमाश रवि के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे तुरंत कस्टडी में ले लिया गया। इस बदमाश को भी चलने के लिए पुलिस के कंधों का सहारा लेना पड़ा। बुलंदशहर और प्रतापगढ़ में भी पुलिस ने एनकाउंटर के बाद बदमाशों को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में मारे गए या घायल हुए बदमाश कोई मामूली चोर उचक्के नहीं थे। ये सब छटे हुए बदमाश है और उनके साथ जो कुछ हुआ उससे अपराधियों में कोहराम मच गया है। इसी तरह से प्रयागराज में योगी की पुलिस का सामना झारखंड के कुख्यात और वांटेड बदमाश आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह से हुआ। छोटू सिंह के खिलाफ झारखंड में हत्या, रंगदारी और जान से मारने की कोशिश समेत कई केस दर्ज हैं। झारखंड से लेकर यूपी बिहार तक इस बदमाश का खौफ फैला हुआ था। झारखंड पुलिस ने छोटू सिंह की गिरफ्तारी के लिए 4 लाख का इनाम भी घोषित किया था। छोटू सिंह को एक बार पुलिस ने पकड़कर जेल भी भेजा था, लेकिन जेल के अंदर से भी वो अपने गैंग को लगातार ऑपरेट कर रहा था। लेकिन इस बार जेल से फरार होने के बाद उसने यूपी आने की गलती कर दी। यूपी एसटीएफ को जैसे ही उसके प्रयागराज में छुपे होने की खबर मिली, उसे घेरा गया। तो यूपी में तो पुलिस की गोली अपराधियों पर चल रही है, लेकिन कुछ गोलियां और चली हैं।